गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। डीप स्टडी पॉइंट में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर कृष्ण मोहन। आज हम लोग जो पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे ज्वालामुखी के बारे में, तो आज हम लोग उसके ज्वालामुखी के स्थलाकृतियों से के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि जो ज्वालामुखी के द्वारा कौन कौन से ज्वालामुखी का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ज्वालामुखी, जैसे कि जानते हैं कि ये ज्वालामुखी जैसे नीचे से मैग्मा निकल के आता है स्टेनोस्फीयर से और आके धरातल पर चारों तरफ से जम जाता है। चारों तरफ जो जम जाता है उसके बाद कई तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। और कुछ स्थलाकृतियाँ ऐसे होती हैं कि जो ज़मीन के नीचे ही मैग्मा बाहर नहीं निकल पाता है, जबकि ज़मीन के नीचे ही, पृथ्वी के नीचे ही जम करके चारों परतों में प्रवेश करके जम के कई प्रकार की स्थलाकृतियों को निर्माण करता है। ठीक है, तो जो सतह के ऊपर जाते हैं तो उसको अभ्यंतरिक बाह्य स्थलाकृति कहते हैं, और जो पृथ्वी के अंदर ही जम के और स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं तो उसको अभ्यंतरिक स्थलाकृति कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। एक है बाह्य स्थलाकृति और दूसरा है बी है अभ्यंतरिक स्थलाकृति। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो बाह्य स्थलाकृति में कौन कौन से हैं जो कि ज्वालामुखी से उद्गार से ऊपर आ गए हैं और सतह के ऊपर हैं। ठीक है, तो जो सतह के ऊपर ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा बना होता है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है पहले है ज्वालामुखी हैं। तो कितने प्रकार के ज्वालामुखी हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी के बारे में जो ज्वालामुखी के द्वारा किस तरह के जो स्थलाकृति बनता है वो उसको देखते हैं। पहला है जो सिंडर शंकु। ये जो शंकु होता है ये विशेष रूप से धूल राख के द्वारा बना है या फिर इसके धूल के द्वारा बना है। ये इसमें धूल के फिर राख, ठीक, विखंडित पदार्थ, ठीक है, विखंडित पदार्थ, इन्हीं सब को योगदान होता है सिंडर शंकु में। केवल इसमें ये जो है इसमें द्रव का नहीं प्रयोग होता है। द्रव मतलब कि इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में नहीं पदार्थ होता है कोई भी पदार्थ। ठीक है, ये मुख्य रूप से ये धूल राख कणों के द्वारा ही होता है। ये और बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, बल्कि कम से कम फीट में ही होता है। 100 से 200 फीट के आसपास ही मैक्सिमम इसकी जो ऊंचाई होती है 200 फीट ही होती है, कभी बहुत ज़्यादा ये ऊँचा नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो स्थलाकृति बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिंडर शंकु बोलते हैं। जैसे एक माउंट जोरोलो है मैक्सिको का, ठीक है, जोरोलो, जो कि कहाँ पे है, ये मैक्सिको का है। मैक्सिको में एक माउंट जोरोलो है, ये भी सिंडर शंकु का काफ़ी अच्छा उदाहरण है। इसके साथ साथ माउंट इजाल्को है। ठीक है, ये माउंट इजाल्को भी है और सिंडर शंकु का काफ़ी अच्छा उदाहरण है। ये कहाँ पे है, सैन साल्वाडोर में है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि कई बार कई क्वेश्चन उसका उदाहरण के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो माउंट इजाल्को है किस का उदाहरण है, या फिर सिंडर शंकु का कौन सा उदाहरण है, इसके बारे में कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा सिंडर शंकु। अब हम लोग देखते हैं कंपोजिट शंकु क्या होता है। कंपोजिट शंकु जैसे कि जानते हैं कि पहले से कोई शंकु बना होता है और उसमें परत दर परत फिर जमाव के द्वारा ही बनते जाता है। ठीक है, जैसे कोई शंकु पहले से ही बना हुआ है, इसके ऊपर फिर जमा होकर के मैग्मा या फिर कई अन्य जो विखंडित पदार्थ होते हैं, धूल राख होते हैं, सब मिल करके जमा होता है। तो इसके द्वारा इस प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है। ये बीच में जो परतें हैं ये परत के रूप में है। ठीक है, ये परत का स्पष्ट रूप से इसमें विभाजन होता है, तो इसको कंपोजिट या मिश्रित ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, ये ऊंचाई जितने भी होता है, अभी तक जितने भी पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है, इसमें सर्वाधिक ऊंचाई इसी का होता है, कंपोजिट का ही होता है। ठीक है, इसमें जो मुख्य उदाहरण है इसका रेनियर है, हुड है। ठीक है, जो कहाँ का, यूएसए का है, रेनियर, हुड, ठीक है, शास्ता भी है। ये सब किस चीज़ का उदाहरण है, कंपोजिट शंकु का उदाहरण है। ठीक है, और इसी तरह का जो जापान का फ्यूजियामा है, जापान का फ्यूजियामा, ये भी कंपोजिट शंकु का उदाहरण है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं परिपोषित शंकु। परिपोषित शंकु क्या होता है, इसका जब निर्माण होता है कि पहले से जैसे शंकु बना होता है, उसके बाद फिर जब ज़्यादा मैग्मा का उद्गार होने लगता है तो बीच में से तोड़ करके भी
मैग्मा निकलने लगता है। ठीक है, जब इधर से लावा निकलता है और जो इसके साइड से निकल करके एक दूसरा ज्वालामुखी बना लेता है या ज्वालामुखी शंकु का निर्माण हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, परिपोषित शंकु कहा जाता है। ठीक है, देख रहे हैं कि जो मुख्य पाइप है और इसके बाद साइड से जो बगल से निकल के तोड़ते हुए निकला है और फिर वहाँ पे ज्वालामुखी जो शंकु बना हुआ पहले से या पर्वत है, इसके ऊपर ही एक ज्वालामुखी, दोबारा ज्वालामुखी का भी लेकिन निर्माण होता है। ये जो पहले वाला जो बना हुआ है इसके अपेक्षा ये छोटा होता है। ठीक है, छोटा होता है तो इस वजह से इसको कहा जाता है ज्वालामुखी परिपोषित शंकु कहा जाता है। ठीक है, माउंट शास्ता या सस्तीना भी इसका उदाहरण है। सस्तीना कहाँ पर है, ये यूएसए का है। ठीक है, सस्तीना या माउंट शास्ता भी है, ये भी परिपोषित शंकु का उदाहरण है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ये पैठिक लावा। पैठिक लावा यह बेसिक लावा भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये क्षारीय है, इसमें जो सिलिका की मात्रा होता है तो कम होता है, तो ये क्षारीय लावा लगभग होता है। इसमें जो सिलिका की मात्रा कम होता है, ये कम चिपचिपा होता है, काफ़ी तरल होता है, ये बहुत दूर तक फैल जाता है। ठीक है, यहाँ से निकलने के पश्चात ये काफ़ी दूर तक फैल जाता है, जल्दी जमता नहीं, तो ये इस प्रकार के पठार का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार चारों तरफ फैला हुआ जो लावा बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, पैठिक लावा भी कहते हैं। उसको पैठिक पठार के रूप में भी ये निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको कहा जाता है पैठिक लावा। ठीक है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हवाना का है, हवाना टाइप कहा जाता है, यह हवाना तरह का शंकु। ठीक है, ठीक है, हवाना जगह है, एक देश है, वहीं पे इस प्रकार का लावा, पैठिक लावा का विस्तार हुआ है। ठीक है, तो इसी के आधार पर इसका भी नाम दिया गया है कि हवाना तरह का शंकु ये होता है। ठीक है, अगला है अम्लीय शंकु। अम्लीय शंकु क्या होता है कि अम्लीय शंकु ये जो मैग्मा होता है काफ़ी गाढ़ा होता है और सिलिका की मात्रा इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसके कारण ये काफ़ी चिपचिपा होते हैं, ज़्यादा दूर तक फैल नहीं पाता है और जो तुरंत ही जम जाता है। ठीक है, शीघ्रता से जमने के कारण इसका जो ऊंचाई होता है काफ़ी ऊंचा हो जाता है। ठीक है, इसको बाहर फैलने का मौका नहीं मिल पाता है, तो इस प्रकार को जो शंकु है उसको अम्लीय लावा शंकु कहा जाता है। ठीक है, जो अम्लीय लावा शंकु है इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, स्ट्रम्बोली जो है, स्ट्रम्बोली कहाँ का, ये इटली में है, लिपारी द्वीप पे, तो ये अम्लीय लावा का सबसे अच्छा ये उदाहरण है। ठीक है, अब देखते हैं ज्वालामुखी प्लग। ज्वालामुखी प्लग का होता है कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ज्वालामुखी बना रहता है, कोई भी ज्वालामुखी पर्वत चाहे, ठीक है, ये मैग्मा निकल करके आया रहता है यहाँ पे, ये भाग में जमा रहता है, लेकिन कई बार होता है कि जो अपर्दन के कारण से ये बीच वाला भाग ये अपर्दित होकर हट जाता है। ठीक है, हट जाते हैं तो ये भाग इसी तरह उठा दिखने लगता है, तो इस प्रकार इसको ज्वालामुखी प्लग इसको कहा जाता है। ठीक है, कई बार धक्का भी आता है नीचे से और इसके बाद धक्का तो ये ऊपर नीचे भी होते रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है लेकिन फिर भी इस पर असर भी पड़ता है। ठीक है, तो इसको ज्वालामुखी प्लग की भी संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अगला जो स्थलाकृति है, तो ये रहा पूरा ज्वालामुखी से संदर्भ में। ठीक है, या कितने तरह के ज्वालामुखी के उद्गार से इसका निर्माण होता है। और दूसरा है लावा गुंबद। लावा गुंबद क्या होता है, जैसे कि ज्वालामुखी प्लग होता है उसी टाइप का ही होता है, या ये पैठिक लावा होता है, इसी तरह से ये भी जो निर्माण होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें ऊंचाई होता है काफ़ी ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत। ठीक है, जो पैठिक लावा है पैठिक लावा की तरह ही होता है, लेकिन इसकी ऊंचाई ज़्यादा होता है और खड़े ढाल वाला होता है। ठीक है, ठीक है, छिद्र के जो मेन यहाँ पे छिद्र होगा, यहाँ पे चारों तरफ ये जमा हो जाने की वजह से इस तरह का लावा गुंबद का निर्माण होता है। ठीक है, ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक मैक्सिको में है, शिप रॉक। ठीक है, शिप रॉक नाम का एक जगह है, या इसको ग्रीवाखंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये मैक्सिको में है। ठीक है, मैक्सिको का एक शिप रॉक है, ये भी ज्वालामुखी ग्रीवाखंड का उदाहरण है। ठीक है, ज्वालामुखी ग्रीवा कहते हैं इसको।
ठीक है, ज्वालामुखी ग्रीवा की संज्ञा इसको देते हैं। तो इस प्रकार का होता है। तो ये रहा, ये उदाहरण है शिवप्रक, ठीक है, इसको याद रखिएगा, लावा गुंबद का उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं कि कार्डिलेरा क्या होता है, क्रेटर क्या होता है। ज्वालामुखी का सबसे अच्छा वो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है क्रेटर, ठीक है, कहीं भी देखिएगा क्रेटर क्या होता है, जैसे इसी में ज्वालामुखी है, ये वाला जो भाग होता है इसको क्या बोला जाता है, क्रेटर कहा जाता है। जो ज्वालामुखी का जो बीच वाला भाग होता है ये काफ़ी गड्ढानुमा होता है, उसको क्रेटर कहा जाता है। और ये क्रेटर कभी कभी और बड़ा हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो क्रेटर का ही बड़ा रूप को क्या बोलता है, कार्डिलेरा बोलते हैं, ठीक है। क्रेटर के ही विस्तृत रूप को कार्डिलेरा की संज्ञा दिया जाता है, ठीक है। इसके उत्पत्ति के बारे में दो मत हैं। एक तो कहा जाता है कि कभी कभी ये जो क्रेटर होता है ये वाला भाग काफ़ी धंसने के वजह से हो जाता है, नीचे धंस जाता है, ठीक है, धंस जाता है, इसके कारण से बनता है, धंसने के कारण बनता है। और दूसरा मत ये है कि को कहा जाता है कि एक बार ज्वालामुखी का उद्गार हुआ रहता है, ये क्रेटर बना रहता है, फिर जब दोबारा होते हैं तो ये पूरे भाग को तोड़ते हुए निकल जाता है और पूरे चीज़ को, जितने वहाँ पे पदार्थ हैं, ये भाग हैं, उसको उड़ा करके दूसरे जगह स्थापित कर देता है। तो ये भाग क्या हो जाता है, कार्डिलेरा के रूप में विकसित हो जाता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर मान्यता यही है कि ये सेकेंड वालों को ही ज़्यादा मान्यता है कि इसको दोबारा तोड़ के फिर तोड़ने के कारण से इसका निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इसको ये विस्तृत जैसे भाग हो जाता है, ये ज्वालामुखी का विस्तृत भाग हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्डिलेरा की संज्ञा दिया जाता है, ठीक है। तो ये रहा ज्वालामुखी, क्रेटर और कार्डिलेरा। अब एक दूसरा नाम है घोंसलेदार कार्डिलेरा। तो घोंसलेदार कार्डिलेरा क्या होता है, जो पहले से एक कार्डिलेरा के रूप में विस्तृत रहता है, ठीक है, बना रहता है, और कार्डिलेरा के अंदर फिर दोबारा जो ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसमें भी कई ज्वालामुखी निकल लाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्डिलेरा के अंदर ही कई ज्वालामुखी का निर्माण हो जाता है, ठीक है, कई क्रेटर और छोटे छोटे ज्वालामुखी शंकु बन जाते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, क्रेटर के अंदर क्रेटर ही कहा जाता है, या फिर इसको घोंसलेदार कार्डिलेरा के नाम देते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो आकृति के बनेगी उसको क्या बोलते हैं, घोंसलेदार कार्डिलेरा, या क्रेटर के अंदर क्रेटर भी दोनों चीज़ कहा जाता है, ठीक है। ये जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये ज्वालामुखी शंकु है, अपने आप में बीच वाला भाग क्या है, कार्डिलेरा है, और दूसरा एक शंकु आकर के, दो तीन शंकु आकर के फिर इसमें निर्माण हो गए हैं, ठीक है। कई जगह पे ये ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है, जैसे कि हम लोग देखेंगे कि जो फिलीपींस का माउंट ताल है, माउंट ताल है, फिलीपींस में है, इसमें कितने हैं, ये जो है 3, इसमें दूसरा क्रेटर बन गया है, ठीक है, या 3 ज्वालामुखी शंकु बन गया है उसमें, ठीक है। इसके साथ साथ एक स्ट्रोम्बोली का है, इसमें स्ट्रोम्बोली में भी 2 तरह का 2 शंकु का निर्माण हो गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो विसुवियस है, विसुवियस में भी 3 हो गया है, ये स्ट्रोम्बोली में नहीं बल्कि विसुवियस में, जो विसुवियस का कार्डिलेरा है इसमें भी 3 शंकु बने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो बनता है तो उसको घोंसलेदार कार्डिलेरा की संज्ञा दिया जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ज़्यादा नहीं पूछेगा, आप लोग के लिए जानकारी के लिए बता दिए कि इस टाइप का जो उदाहरण हो सकते हैं पूछ ले, ठीक है। उदाहरण याद रखिएगा कि माउंट ताल है वो घोंसलेदार कार्डिलेरा का उदाहरण है, या विसुवियस जो कार्डिलेरा है वो भी इसका ही घोंसलेदार कार्डिलेरा का उदाहरण है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अभ्यंतरिक जो स्थलाकृति है वो क्या होता है, ठीक है। ये तो रहा बाह्य स्थलाकृति। अब हम लोग स्थलाकृति अभ्यंतरिक देखते हैं। अभ्यंतरिक स्थलाकृति क्या होता है कि जो पृथ्वी के अंदर जमने के ही वजह से जम करके वहाँ पर ठोस हो जाता है, तो उसको स्थलाकृति जो का निर्माण होता है तो उसको अभ्यंतरिक स्थलाकृति भी कहा जाता है, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बैथोलिथ।
बैथोलिथ क्या होता है, काफ़ी गहराई में, बहुत काफ़ी विस्तृत भाग में ये लावा जम जाता है तो उसको बैथोलिथ की संज्ञा दिया जाता है। ये काफ़ी गहराई में होता है और इतना गहराई होता है इसका जो आधार है, आधार इसमें नहीं देखा जा सकता है, काफ़ी ये गहरे में होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, बैथोलिथ होता है। काफ़ी ये चौरस भाग में होता है, चौरस मतलब कि दूरी में होता है और बहुत बड़ा विस्तृत भाग होता है। ठीक है, तो इसको बैथोलिथ की संज्ञा दिया जाता है। और दूसरा है लोपोलिथ। लोपोलिथ क्या होता है कि ये लगभग मध्यवर्ती भाग में होता है, काफ़ी गहराई में नहीं होता है, बल्कि ऊपर वाला जो भाग होता है, जो चट्टान होते हैं या अवसादी चट्टान विशेष रूप से, तो उसमें जो मैग्मा का ये प्रवेश हो जाता है। ठीक है, ये मैग्मा इसमें प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने के पश्चात जो इसका आकृति बनता है ये नीचे की तरफ हो जाता है, एक चम्मचनुमा, जैसे चम्मच गड्ढा होता है, चम्मचनुमा आकृति में इसमें मैग्मा का जमा हो जाता है। तो इस प्रकार का जो स्थलाकृति बनता है उसको क्या बोलते हैं, लोपोलिथ कहते हैं। ठीक है, और अगला जो है लैकोलिथ है। लैकोलिथ क्या होता है, जैसे लोपोलिथ का ही ठीक विपरीत है, अर्थात जैसे मैग्मा का जो जमाव होता है वो गुम्बदाकार आकृति में हो जाता है। ये जैसे गुम्बद बना हुआ है, तो इसी में मैग्मा का जब प्रवेश हो जाता है तो इस प्रकार का जो बना हुआ स्थलाकृति लैकोलिथ कहा जाता है। ठीक है, लैकोलिथ इसको कहा जाता है। अब देखते हैं अगला है स्थलाकृति फैकोलिथ। फैकोलिथ क्या होता है, फैकोलिथ जैसे कि बलन पढ़े होंगे कि बलन में अपनतीय और अभिनतीय होते हैं, तो अपनतियों और अभिनतियों में के ऊपरी भाग में जब जमा हो जाता है, ठीक है, इस भाग में जमा होता है चाहे अभिनतियों में जमा होता है, ये ऊपरी भाग को अपनत बोलते हैं। देखिए, और नीचे वाला भाग को अभिनत बोलते हैं। तो अपनतियों और अभिनतियों में जब मैग्मा का जमा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फैकोलिथ की संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, और अगला जो है पांचवा है सील या डाइक। सील या डाइक क्या होता है, जब मैग्मा का जमाव क्या होता है, एक लंबे आकृति में हो जाता है। ठीक है, जैसे प्लग है, ठीक है, प्लग था तो प्लग ये लंबवत है, लेकिन ये इसके ऊपर आ गया है। ठीक है, ये धरातल के ऊपर है तो इसलिए इसको प्लग की संज्ञा दिया जाता है, जबकि यही भाग सीधे लंबवत रूप से में होता है लेकिन पृथ्वी के नीचे ही होता है तो उसको डाइक की संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, तो उसको डाइक बोला जाता है। कई बार डाइक भी होता है, धीरे धीरे अपरदित होते हैं, ऊपर भाग रह जाते हैं तो उसको फिर प्लग करने लगेंगे। ठीक है, तो इसको डाइक कहा जाता है जो लंबवत होता है। उसके बाद से जो क्षैतिज होता है, क्षैतिज को क्या बोला जाता है, क्षैतिज रूप में जैसे चट्टान विकसित है उसमें या व्यवस्थित है क्षैतिज रूप में, तो उसी में मैग्मा का प्रवेश हो जाता है मोटे रूप में, तो इसको क्या बोला जाता है, सील कहा जाता है। ठीक है, तो क्षैतिज रूप को सील कहा जाता है जबकि लंबवत रूप को डाइक कहा जाता है। एक होता है तो ये थोड़ा सा जो मोटाई ज़्यादा होता है तो इसको सीट कहा जाता है, और जो मैग्मा जब थोड़ा पतले रूप में हो जाता है, क्षैतिज भी होता है लेकिन किंतु ये पतले होता है तो उसको क्या बोला जाता है, सीट कहा जाता है। ठीक है, सीट की संज्ञा दिया जाता है इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अभियांत्रिक चट्टानें हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक कुछ मेसा बूटी भी होता है, ये अभियांत्रिक चट्टानों में आ जाएगा, मेसा और बूटी। ठीक है, मेसा क्या होता है या बूटी क्या होता है, ये जब मैग्मा का जमाव धरातल सतह पर होता है तो ये पठारनुमा आकृति होता है, तो ये काफ़ी विस्तृत भाग में होता है। ठीक है, तो ये जब काफ़ी विस्तृत भाग में जब जमा हो जाता है तो इसको क्या बोला जाता है, मेसा की संज्ञा दिया जाता है। एक चौरस भाग होता है, ठीक है, पठारनुमा आकृति हो जाते हैं तो इसको, ये ढाल होता है, काफ़ी खड़ा ढाल होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको मेसा कहा जाता है। और मेसा का ही छोटा रूप होता है, ठीक है, इतना बड़ा नहीं होता है, काफ़ी छोटा होता है, तो इसको बूटी कहा जाता है। मेसा का ही छोटा रूप है, बूटी कहा जाता है। ठीक है, और जो पठार भी है, दूसरा आकृति है जो बाह्य स्थलाकृति में पठार भी होता है, ज्वालामुखी पठार। ठीक है, ये भी एक बाह्य स्थलाकृति का भी उदाहरण है। ठीक है, तो पठार जैसे कि जानते हैं कि मैग्मा का जब निष्कासन होता है, चारों तरफ जब फैल जाता है तो पठार का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इस तरह के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। जो दक्कन पठार है, भारत का दक्कन पठार है, ठीक है, ये भी इसी तरह के स्थलाकृति उससे निर्मित है, जो दरारी उद्भेदन के कारण से मैग्मा ऊपर है, चारों तरफ से फैल करके जम गया तो वो पठार बन गया। इसके साथ साथ कोलंबिया पठार है,
ठीक है, कोलंबिया पठार है। इसके साथ साथ और कौन है, ब्राज़ील पठार है। ब्राज़ील का जो हाईलैंड है ये भी इसी तरह से चट्टान निर्मित हुआ है ज्वालामुखी से ही। साथ साथ कई जगह पे है, आइसलैंड में भी है, न्यूजीलैंड में भी है। ठीक है, इस प्रकार ये स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये बाहरी भाग में, ये इधर वाला था तो ये बाह्य स्थलाकृति है, जबकि उधर का भाग जो है आभ्यंतरिक स्थलाकृति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कुछ सब समझ में आ गया होगा। इसका एक चीज़ और थोड़ा सा याद रखिएगा, इसका जो कोई प्रश्न पूछा जाता है, ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है उदाहरण से पूछा जाता है कि कौन, या फिर उदाहरण या फिर उसके स्थान के नाम से पूछा जाता है ज्वालामुखी की, कौन सा ज्वालामुखी है। ठीक है, कुछ ज्वालामुखी के नाम दे दे, अभी उसको नोट कर लीजिए ना हो तो। ज्वालामुखी जो कि इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी है, कई बार पूछा जाता है कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है उसको, मैंने ज़्यादा अक्षर आते हैं तो उसको याद कर लीजिए। ठीक है, सस्ता, रेनियर, ये अलग अलग है सब। ठीक है, हुड, ये तीन कहाँ पे है, यूएसए में है। यूएसए का जो पश्चिमी भाग है उसको वहाँ पे है। ठीक है, इसके साथ साथ एटाना जैसे कि जानते हैं तो इटली में है ये। ठीक है, एटाना इटली में है। कोटापैक्सी कहाँ है, इक्वेडोर में है ये। ठीक है, इसके साथ साथ एकांकागुआ है। एकांकागुआ कहाँ पे है, ये है बोल्विया में है। ठीक है, इसके साथ साथ पैराकुटिन है जो कि मैक्सिको में है। पैराकुटिन जो कि मैक्सिको में है। ठीक है, इसके साथ साथ ये एकांकागुआ जो कि अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है। ठीक है, अर्जेंटीना। ठीक है, इसके साथ साथ इरेबस है माउंटेन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इरेबस, इसको याद रखिएगा, जो कि कहाँ पे है, अंटार्कटिका पे है। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, अंटार्कटिका पे इरेबस है। ठीक है, इसके साथ साथ अन्य जो ज्वालामुखी है, मोना लोआ कहाँ पे है, मोना लोआ भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मोना लोआ जो ज्वालामुखी है वो हवाई द्वीप में है। ठीक है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी है, जापान में है। ठीक है, इसके बाद से और कौन ज्वालामुखी है, मियान है, वो कहाँ पे है, ये फिलीपींस में है। ठीक है, इस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है, इसको भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जोरालो है वो कहाँ पे है, ये भी मैक्सिको में है। ठीक है, तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी। किलिमंजारो भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, किलिमंजारो। और किलिमंजारो तंजानिया में है ये। तंजानिया कहाँ पे है, अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया एक देश है, उसी में है। अवाचा है वो रूस में है। ये सबको याद कर लीजिएगा, अक्सर ये मिलाने के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक देनाली है, ये यूएसए में है। इस प्रकार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब ज्वालामुखियाँ हैं, ये मिलाने के लिए अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं रहने देते हैं। धन्यवाद।